लास्ट टाइम हमने शेयर किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक हमने कंटिन्यू किया था। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन के 3 स्टेप्स थे हमारे पास। नंबर वन जो था, नंबर वन कौन सा था? ग्लाइकोलाइसिस। नंबर टू क्रेब्स साइकिल एंड नंबर थ्री इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक हमारे पास कहला रहा था, क्या कहला रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और कॉम्प्लेक्स 5 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम एक था एटीपी सिंथेज या दूसरा नाम केमी ऑस्मोसिस या कॉम्प्लेक्स 5। तो अगर हम समरी कहें तो कॉम्प्लेक्स 1 से 5 तक हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स 1 से 5 तक हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे दो हमारे पास स्टेप्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आप देखेंगे जो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई ये वो क्लास है। तो कॉम्प्लेक्स 1 से 3 के दरमियान हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम कोक्यू है, और कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के दरमियान हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास NADPH आता है। कौन आता है? NADPH आता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। जब भी NADPH अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो सुपर चार्ज या सुपर एक्साइटेड हो जाता है, और फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जितने प्रोटॉन होते हैं उनको ट्रांसफर कर देता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, जितने भी प्रोटॉन्स उसे मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से वो ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अगर हम कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 2 के पास आया था FADH2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 के पास कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आया था? FADH2। FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 के पास आया और उसने भी एक्साइट करने की कोशिश की, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 जो था वो इंतहाई सुस्त किस्म का आदमी था। इस वजह से उसने प्रोटॉन को आगे डोनेट नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन को कहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया? कोक्यू के पास। दोबारा से बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास NADPH आया, उसने NADPH ने प्रोटॉन डोनेट किया और इसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और इसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स 1 ने प्रोटॉन को ट्रांसफर किया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और कॉम्प्लेक्स 2 के पास हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 के पास FADH2 आया और उसने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 ने प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कोक्यू तक। तो आप देख सकते हैं कि बोथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से एंड 2 से, वो कहां से कौन है? कोक्यू एंजाइम। ठीक है, अब कोक्यू एंजाइम ने यहां से जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी ये रेड एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स को। ठीक है, जब कोक्यू ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब कोक्यू डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 दोबारा से सुपर चार्ज हो जाएगा और प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज कर देगा। जितने प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंक्रीज होते जाएंगे, इसका मतलब ये चीज होगा कि वहां पे एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, और दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ता जा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 3 ने सुपर चार्ज हुआ प्रोटॉन को ट्रांसफर किया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जो इलेक्ट्रॉन लिया था, दो चीजों की बात हो रही है बार बार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफर करता जा रहा है और प्रोटॉन कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 3 ने जो इलेक्ट्रॉन लिया वो साइटोक्रोम सी पे ट्रांसफर किया, और सी ने वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया कॉम्प्लेक्स 4 के पास। लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 के पास एक बात याद रखने वाली है कि कॉम्प्लेक्स 4 के पास ऑक्सीजन मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन मौजूद होगी कॉम्प्लेक्स 4 के पास, तो अब वो ऑक्सीजन लेगा और प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन का दूसरा मतलब क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बना के दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स 4 के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद होती है जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहलाती है। वो क्या करेगी कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेगी। अच्छा, यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अब जो शुरू हो रहा है केमी ऑस्मोसिस, वो हमारे पास होते हैं एटीपी सिंथेज की तरफ से। ठीक है, एटीपी सिंथेज अगर हम ये देखेंगे ये स्लाइड जिसमें ये बताया गया कि एटीपी सिंथेज एटीपी को बनाता है, तो एटीपी को बनाने के लिए एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। ठीक है,
इसको हम एक नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक ऑक्सीडेशन हुई और अब इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रही है। फॉस्फोराइलेशन कैसे हो रही है? पहले डाइफॉस्फेट थे, फिर ट्राइफॉस्फेट हो गए, और ये जो सारी एनर्जी यहाँ पे अभी तक हमारे पास अवेलेबल थी इन शेप ऑफ मोर पॉजिटिव चार्ज या मोर प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन, ये एटीपी सिंथेस इस एनर्जी को यूटिलाइज करके कन्वर्ट करता जा रहा है एडीपी को एटीपी में। लास्ट कंक्लूड या एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है इसकी? 32 एटीपीज इसके प्रोसीजर में हमारे पास बनते हैं। तो ये था। अच्छा, ये प्रोसीजर कब तक चलता रहता है? जब तक हमारे पास क्रेब्स साइकिल से NADH और FADH2 आते रहते हैं। ठीक है, NADH आएगा और FADH2 आएगा तो ये दोनों NADH कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाएगा, FADH कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाएगा, तो ये साइकिल जो है चलती रहेगी। लेकिन जब ये आना बंद हो जाएंगे तो ये साइकिल क्या हो जाएगी? टोटली क्लोज हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हैं। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की समरी, ये पूरे स्टेप्स देख लीजिएगा एक दफा। ठीक है, ये तमाम इन्हीं चीजों के बारे में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की समरी जो अभी तक हमने पढ़ा, उसकी अगर मैं समरी बताऊं तो यही है कि सबसे पहले हमारे पास फूड से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट थ्रू एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके एनर्जी हमें देते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 स्टेप होता है क्या? Krebs cycle, and number 3 step is electron transport chain। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटाइल कोए में, ड्यू टू द एंजाइम। कौन सा एंजाइम इसमें? पीडी जो इन्वॉल्व है, इसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको हम लिंक्ड रिएक्शन भी कह रहे थे, अगर आपको याद हो। तो एसिटाइल को ए नहीं, सॉरी, एसिटाइल को ए जो करेगा वो लिंक्ड रिएक्शन होगा। एसिटाइल को ए आगे कन्वर्ट हो रहा है डिफरेंट एंजाइम्स में, सॉरी डिफरेंट कंपाउंड्स में, और वो सिट्रेट को बना रहा है। सिट्रेट को बना रहा है तो इसलिए इसको कह रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, या इसके साइंटिस्ट के नाम पे क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल को ए फिर आगे जाके जो NADH और FADH बनाता है वो जाके कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अलग से एक स्टेप यहाँ पे है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज कभी कभी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में चला जाता है। ये एक साइकिल है जिसे हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या ट्रिपल-P भी कहते हैं, और ये नतीजे में हमारे पास क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड्स, DNA, RNA और डिफरेंट प्रोसीजर्स में हेल्पफुल होती है। तो अगर समरी की बात की जाए, ग्लाइकोलाइसिस NADH जो है 3 ATPs के बराबर होता है और FADH 2 ATPs के बराबर होता है। तो NADH और ATP टोटल मिलके ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बने, पायरुवेट में 6 बने, और एसिटाइल को ए में, सॉरी क्रेब्स साइकिल में टोटल मिला के सारे ATPs अगर जोड़ लें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने देता है? 38 ATPs देता है थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट एंड क्रेब्स साइकिल। अच्छा, ये टर्म्स कुछ याद रखिएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, अच्छा ग्लाइकोजेन, दोनों टर्म्स में ग्लाइकोजेन आएगा। ग्लाइकोजेन और ग्लाइकोलाइसिस में फर्क है। एक में जेन है, जेन का मतलब उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा था 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में, जो हमने साइकिल पढ़ी उसमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस में, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी तो ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। आज जब ग्लाइकोजन दोबारा ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसको कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा, तीसरी टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ए नॉन कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है और वहां से ग्लूकोज बन रहा है तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का बनना, न्यू मींस न्यू कंपाउंड है, कोई सा भी न्यू कंपाउंड हो सकता है एक्सेप्ट ग्लूकोज। जेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू कंपाउंड। अच्छा, उसके बाद है एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का या ट्राइसाइक्लिक साइकिल का, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल का। अच्छा, ये हमने पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि
एक स्टेप हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में जा रहा था या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जा रहा था, जो डीएनए और आरएनए में हेल्पफुल है। ये आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ टर्म्स देख लीजिएगा कि ग्लूकोज जब राइबोस बनाता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और राइबोस 5 कार्बन कंपाउंड है। जब भी ग्लूकोज राइबोस में कन्वर्ट होगा तो ये थ्रू पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू कन्वर्ट होगा और ये राइबोस हमारे पास आरएनए और डीएनए बना रहा था। ग्लाइकोलाइसिस क्या था? ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना। ये सारी टर्म्स देख लीजिएगा। अच्छा, लिपोजेनेसिस लिपिड का बनना। जेनेसिस जहां पे भी आएगा फॉर्मेशन है, लाइसिस जहां पे भी आएगा ब्रेकडाउन है। लिपोजेनेसिस लिपिड फॉर्मेशन। तो लिपिड फॉर्मेशन कैसे होती है? फैटी एसिड और ग्लाइसोल जब भी मिलते हैं तो ट्राई एसाइल ग्लिसराइल बनता है, जो लिपिड का या ट्राई ग्लिसराइड का दूसरा नाम है। ठीक है, तो अगर लिपोलाइसिस ब्रेकडाउन करेंगे तो ट्राई एसाइल ग्लिसराइल या लिपिड जब भी ब्रेकडाउन होगा तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड बनेगा, जो जिसे हम लिपोलाइसिस कहते हैं। जो एसिटाइल को है हमारे पास क्रेब्स साइकिल से हासिल होता है, इससे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी बनता है जिसे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहते हैं, और ये कीटोन बॉडीज में बनाता है जिसे कीटोजेनेसिस कहते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में अक्सर कीटोन बॉडीज बनती है और जो कि टॉक्सिक होती है नॉर्मल बॉडी के लिए। तो ये कुछ टर्म्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो समरी में दोबारा वही बातें कि ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू दो पायरुवेट आए। ये पायरुवेट जो थे कन्वर्ट हो गए एसिटाइल कोए में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और फिर ये NADH और FADH जो निकले उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके कंट्रीब्यूट किया। तो कॉम्प्लेक्स 1 से 2, 3, 4 तक ट्रांसफर हुआ और लास्ट में 4 कॉम्प्लेक्स पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। और ये तमाम प्रोसीजर जो है लास्ट वाला हमारे पास क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस मिलके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, ये ग्लाइकोलाइसिस जो था ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और जो क्रेब्स साइकिल थी ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये लास्ट जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में हो रहा था। ये इसकी समरी है। अगर एक और साइकिल आप देखें तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ट्रिपल पी वाले हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में चला गया, या तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे जाके फर्दर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो या ये साइकिल फॉलो करेगा या तो ये साइकिल फॉलो करेगा जो पेंटोस फॉस्फेट की है, फिर वो टोटली अलग चली जाएगी। लास्ट समरी की बात करें तो ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाएगा। ग्लाइकोलाइसिस कब कहलाएगा? जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ये पायरुवेट फिर जब एनारोबिक कंडीशन में क्या बनाएगी? लैक्टेट बनाएगी। फिर यही पायरुवेट NADH और वो सॉरी एसिटाइल कोए में चली जाएगी। एसिटाइल कोए जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल के थ्रू अपने काम करेंगे, और ये एसिटाइल को एक कोलेस्ट्रॉल की भी फॉर्मेशन में हेल्पफुल है जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो ये साइकिल है। दूसरी हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की तरफ से एक और साइकिल निकल रही थी जिसे हम ट्रिपल पी कह रहे थे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये पेंटोस आगे जाके न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन कराता है और फ्रक्टोज का बनवाता है। अब ये क्या है आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये भी एक दफा मेटाबॉलिज्म की समरी देख लीजिएगा कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आया, कार्बोहाइड्रेट ने ये जाके सब बनाया और लास्ट में एसिटाइल को ए जब बना तो एसिटाइल को ए जो है लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड की फॉर्मेशन भी कराता है। ठीक है, और लिपिड जब ब्रेक डाउन होगा तो वो दोबारा से एसिटाइल को ए भी दे सकता है। दूसरी जगह प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो यूरिया साइकिल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड सिट्रिक एसिड साइकिल में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये पूरे स्टेप्स हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के, ये प्रोटीन्स के और ये लिपिड्स के। तो अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे गौर करेंगे तो वो एसिटाइल को बना के सिट्रिक एसिड साइकिल बना के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी दे रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारे इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग। जज़ाकल्लाह।